अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने तो उससे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे और उसके डायग्नोसिस पढ़ी थी कि कौन कौन से मतलब किस तरह से टेस्ट करवाते हैं, डायग्नोज कैसे करते हैं उसको कि हेपेटाइटिस कौन सा है, ए है, बी है, सी है, मतलब उससे टेस्ट करने से पता चलता है कि कौन सा हेपेटाइटिस है। तो उसके ऑर्गेनिजम्स भी हमने पढ़े थे कि हेपेटाइटिस ए किससे होता है, बी, सी मतलब कौन से वायरस हैं जो जिनसे ये होता है, ठीक है। और आज जो हमने पढ़ना है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। मतलब अगर किसी प्रेग्नेंट मदर को हेपेटाइटिस हो गया है तो हमने उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो कैसे करनी है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले कहते हैं कि उसमें कहते हैं कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं होती। मतलब अगर हम देखें कि जैसे हार्ट डिजीज़ है उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, मतलब जो भी है कोई इन्फेक्शन होती है किसी की तो उसकी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है, एंटीबायोटिक देते हैं, उससे वो इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाती है। तो जो हेपेटाइटिस कहता है कि इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती, इसमें सिर्फ हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं कि अगर मतलब पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, नौजिया हो रहा है तो हम उसके एंटीएमेटिक्स देते हैं जिससे उसकी वॉमिटिंग नौजिया ठीक हो जाता है। और इसके अलावा जो है अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रही है तो उसमें क्या करते हैं कि हम IV फ्लूइड देते हैं या फिर फ्लूइड वैसे देते हैं पेशेंट को। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो रही है तो हम IV ग्लूकोज देते हैं, तो जिससे उसकी ये डिहाइड्रेशन जो है वो ठीक हो जाती है। मतलब सपोर्टिव जो हम दे सकते हैं वो देते हैं कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कहने का मतलब यही है। तो इसके बाद कहते हैं कि पेशेंट को यही उसने सबसे पहले बताया है कि नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ओनली सपोर्टिव, लाइक इन नौजिया वॉमिटिंग में एंटीएमेटिक्स है और डिहाइड्रेशन में IV फ्लूइड देते हैं और हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है IV फ्लूइड के लिए, तो हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके फ्लूइड देते हैं। नंबर 2 पे कहते हैं कि बेड रेस्ट देते हैं। बेड रेस्ट देते हैं पेशेंट को कि पेशेंट जो है वो उसकी सर्कुलेशन जो हेपेटिक सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो सके। पेशेंट की हेपेटिक सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हम बेड रेस्ट पेशेंट को देते हैं और टिल उसके जब तक उसके सब्जेक्टिव सिम्टम्स और ऑब्जेक्टिव साइंस जो हैं वो बुक पे यही चीज़ें दो मेंशन है कि सब्जेक्टिव सिम्टम्स और ऑब्जेक्टिव साइंस जो हैं वो सबसाइड नहीं हो जाते तब तक हम पेशेंट को बेड रेस्ट देते हैं। नॉर्मल नहीं हो जाता पेशेंट जब तक पेशेंट जो है प्रेग्नेंट वुमेन है वो जब तक नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाती तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो सबसाइड नहीं हो जाते, ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक हम उसको बेड रेस्ट कहते हैं देते हैं, ठीक है। तो उसमें उसने 2 चीज़ें बताई हैं, एक सब्जेक्टिव सिम्टम्स है और ऑब्जेक्टिव साइंस का है। अब सब्जेक्टिव सिम्टम्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है, जो पेशेंट की फीलिंग होती हैं वो सिम्टम्स होते हैं। तो हम उसको कि कौन से सिम्टम्स होंगे, पेशेंट क्या फील करेगी, पेशेंट अब टायर्डनेस फील करती है, पेशेंट कहती है मुझे थकावट होती है, उसके बाद पेशेंट को पेन फील होती है। पेन ना तो हम देख सकते हैं ना ही पेशेंट की जो है टायर्डनेस है कि किस हद तक टायर्डनेस है उसको वो भी हम मतलब देखने से थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है कि आइडिया हो जाता है कि इसको थकी हुई है पेशेंट या उसको पेन फील हो रही है इस तरह से, लेकिन हम वो फील नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो डॉक्टर मतलब जो भी डॉक्टर चेक कर रहा है उसको या फिर नर्सेज चेक कर रही हैं या LHVs हैं या जो भी मतलब पेशेंट बंदा जो है वो प्रेग्नेंट मदर को चेक कर रहा है, देख रहा है, तो सिम्टम्स जो होंगे वो वही होंगे जो मदर्स की फीलिंग होंगी वो हमें बताएगी, हम उनको सिम्टम्स कहते हैं। और साइंस क्या है, ऑब्जेक्टिव साइंस उसने बताया है कि जो डॉक्टर है हो गया, LHV है या नर्स है, जो वो ऑब्ज़र्व करते हैं वो उनको हम साइंस कहते हैं। जैसा कि फ़ीवर है, अब फ़ीवर पेशेंट को तो पता चलता है कि फ़ीवर हो रहा है, कह रही है गर्म हो रहा है बॉडी उसकी, जिसकी वजह से उसको फील हो रहा है कि फ़ीवर है, लेकिन जब हम चेक करते हैं थर्मामीटर से चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये फ़ीवर हो रहा है। या फिर उसके स्किन पे रैश है जो हमें देखने से, डॉक्टर को भी देखने से पता चलता है कि इसके रैश है, किस हद तक है, कितने ज़्यादा हैं। तो ये साइंस होते हैं जो हमें निशानियाँ जिसको कहते हैं कि हमें ये नज़र आ रहे होते हैं, तो वो साइंस होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि बेड रेस्ट पेशेंट को देते हैं उसकी सर्कुलेशन इम्प्रूव, हेपेटिक सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए। और क्या कब तक देते हैं, जब तक उसके जो भी सिम्टम्स या साइंस जो आ रहे होते हैं इस डिज़ीज़ से रिलेटेड होते हैं वो जब तक सबसाइड नहीं हो जाते तब तक हम उसको बेड रेस्ट देते हैं और उनकी जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं, ठीक है। तो उसमें ये मैंने
ये है कि हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं। नंबर 3 पे कहता है कि पेशेंट को आइसोलेट रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो है वो मतलब उसको अलग कमरे में रखना चाहिए, अलग से दूसरे पेशेंट के साथ एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो ठीक है ना, उनको अलग कर, ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो दूसरे पेशेंट तक ना पहुँचे। ठीक है, तो क्या कहता है कि आइसोलेट करना चाहिए। उसके बाद कहता है कि ब्लड सैंपल जो है वो भी हमें बहुत केयरफुली लेने चाहिए, ग्लव्स पहन के लेने चाहिए। कैसे कि जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे हाथ पे कोई कट लगा हुआ है और पेशेंट का ब्लड हमें सैंपल लेते हुए उसका ब्लड जो है, ब्लड थोड़ा बहुत कहीं से लीक हो गया तो वो हमारे हाथ पे लग जाए, तो उस कट में चला जाए तो वो हेपेटाइटिस जो है वो फैल सकता है। तो इस तरह से कहता है कि ऑलवेज़ ग्लव्स पहन के पेशेंट के, ऐसे पेशेंट के तो ऑलवेज़ ग्लव्स पहन के ही लेने चाहिए। वैसे भी पेशेंट के जो सैंपल्स लेते हैं वो ग्लव्स पहन के लेना चाहिए, लेकिन ऐसे पेशेंट जो हेपेटाइटिस बी के हों या सी के हों या फिर तो जो ब्लड बोर्न डिजीज़ होती हैं, जैसे ब्लड से फैलते हैं, उनका तो स्पेशली ऐसा ग्लव्स जो हैं वो पहन के लेने चाहिए। और नीडल का भी बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि नीडल जो है वो प्रिक ना होने पाए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि नंबर 4 पे कहते हैं कि ब्लड, अच्छा नंबर 5 पे है ऑलवेज़ यूज़ डिस्पोजेबल सिरिंज। कहता है ऑलवेज़ डिस्पोजेबल सिरिंज ही यूज़ करनी चाहिए, कोई यूज्ड सिरिंज जो है वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, रीयूज़ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिनका हेपेटाइटिस होता है, उनका एक्सक्रीटा जो होता है, जो वेस्ट होते हैं, वो भी बहुत केयरफुली डिस्पोज ऑफ करने चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए उनको, क्योंकि दूसरे जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनको भी ये इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है अगर हम ऐसे ही फेंकेंगे। तो कहते हैं कि उसका एक्सक्रीटा जो है, वेस्ट जो है, वो बहुत केयरफुली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। उसके बाद नंबर 7 पे बताता है कि डाइट उसको कैसी देनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा हो और प्रोटीन हाई हो। हाई प्रोटीन और रिच कार्बोहाइड्रेट, दो चीज़ें उसमें बताई हैं कि प्रोटीन वाली डाइट देनी चाहिए, हाई प्रोटीन वाली डाइट देनी चाहिए, और रिच कार्बोहाइड्रेट यानी हाई कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो देने चाहिए। ऐसी डाइट देनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। नंबर 8 पे कहते हैं कि मदर कांट रिलेट जो टॉलरेट, अगर कहता है कि मदर जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकती ओरल फीडिंग को। हम पेशेंट को ओरल फीडिंग देते हैं, मतलब ग्लूकोज जूस वगैरह ऐसी चीज़ें सारी देते हैं, लेकिन पेशेंट जो है वो टॉलरेट नहीं कर पा रही। ग्लूकोज वगैरह भी देते हैं, जो भी मतलब ओरल देते हैं, डाइट जो भी फूड देते हैं वो भी वो टॉलरेट नहीं कर पा रही, यानी उसको स्टमक जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। तो उसको तो क्या करेंगे, हम उसको IV फ्लूइड देंगे। ठीक है, IV ग्लूकोज देंगे, IV फ्लूइड की टाइप में ग्लूकोज जो है वो वाले ड्रिप की सूरत में हम वो उसको देंगे। नंबर 9 पे कहते हैं कि ओरल टैबलेट जो है वो देंगे, ओरली देंगे टैबलेट न्यूमाइसिन 1 ग्राम की, उसने कहा है 6 आवर्ली देते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया है वो ना कर सकें, मतलब मज़ीद जो है वो इन्फेक्शन ना कर सकें, प्रिवेंट कर सकें बैक्टीरिया से। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि नंबर 10 पे है कि इन्वायरमेंट जो है वो कंफर्टेबल होने चाहिए पेशेंट के लिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट है तो पेशेंट तो वैसे इरिटेट है एक अपनी तकलीफ़ से, और दूसरा अगर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है उसे, और बाहर का इन्वायरमेंट जो है, मतलब रूम के बाहर भी और रूम के अंदर भी अगर शोर शराबा है तो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा। तो कहते हैं कि उसके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए और सूदिंग होना चाहिए इन्वायरमेंट जो है। नंबर 11 पे कहते हैं प्रोवाइड सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। पेशेंट को क्या करना चाहिए, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो देना चाहिए, नंबर 11 पे कहता है। और नंबर 12 पे कहता है कि वाइटल साइन जो है वो चेक करना चाहिए। अब सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर कैसा होगा कि मतलब बॉयल पानी जो है वो पानी पेशेंट को बॉयल करके पानी जो है वो देना चाहिए, बॉयल करके ठंडा करके वो यूज़ करवाना चाहिए, या फिर जैसे ये मिनरल वाटर्स मिलते हैं तो वो यूज़ करने चाहिए, फ़िल्टर वाटर है वो यूज़ करना चाहिए। उसके बाद 12 पे कहते हैं वाइटल साइंस जो हैं वो चेक करने चाहिए पेशेंट के रेगुलरली, 6 आवर्ली 4 आवर्ली वो चेक करने चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि स्क्रीनिंग फॉर ब्लड डोनर फॉर HbsAg। कहते हैं कि अगर पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, अगर एक प्रेग्नेंट मदर है उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो क्या है कि उसको जो है वो देना चाहिए। प्रेग्नेंट मदर है उसको जो है वो अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो क्या करना चाहिए कि ब्लड जो डोनर है उसकी स्क्रीनिंग जो है वो लाजमी होनी चाहिए। नंबर 14 पे कहते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपोज टू हेपेटाइटिस बी वायरस पेशेंट शुड बी गिवन HbIg हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन। कहते हैं कि वो किस में MBIC 0.06 ml/kg IM
कैसे देनी चाहिए? कहते हैं कि अगर एक मदर है, वो मतलब पेशेंट है और उसकी एक्सपोज है, किसी ऐसे पेशेंट के पास है, कि ऐसे पेशेंट के साथ है जिसको पहले से हेपेटाइटिस है, तो उस मदर को भी कहता है कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो देनी चाहिए। तो वो है क्या है? हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है ना। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन है, कहते हैं MBIC की है, 0.06 ml पर kg IM, ठीक है ना। 0.06 ml देनी चाहिए वेट के हिसाब से, कि अगर पेशेंट का वेट जो है उसके साथ ये मल्टीप्लाई करके बनता है कि 0.06 ml 1 kg के हिसाब 1 kg है तो 0.06 ml, और इसके हिसाब से फिर मल्टीप्लाई करके हम प्लस करके वो कर लेते हैं कि कितनी जो है वो इसकी डोज बनती है। 1 kg के हिसाब से अगर पेशेंट का वेट जो है वो 60 है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसकी इतनी डोज निकलती है, इतने ml डोज बनती है। तो देनी कैसे है? इंट्रामस्कुलर देनी है, ठीक है। तो ये क्या है? MBIC, ये कहता है कि मिनिमम बायोफिल्म इनहिबिटर कंसंट्रेशन होता है ये जो MBIC है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि नंबर 15 पे कहते हैं कि सेकंड डोज है। सेकंड डोज जो है आफ्टर 1 मंथ देनी है, और थर्ड डोज जो होती है वो आफ्टर 6 मंथ्स होती है, ठीक है। तो इसके बाद कहते हैं कि नंबर 16 पे है ससेप्टिबल पेशेंट रिकमेंडेड DNA। ससेप्टिबल पेशेंट क्या होते हैं? ऐसे पेशेंट जिनको रिस्क होता है वो उनको ससेप्टिबल पेशेंट कहते हैं, कि जो रिस्क पे पेशेंट होते हैं उनको हम जो है वो दे सकते हैं रिकमेंडेड DNA देते हैं। जो क्या होती है रिकमेंडेड DNA? दैट फॉर्म्स कहते हैं आर्टिफिशली, जो आर्टिफिशली बनी होती है बाय कंबाइनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से को कंबाइन करके जो है ये बनाई जाती है रिकम्बिनेंट DNA जो होती है। ऐसे पेशेंट को देनी चाहिए जो ससेप्टिबल हो, जो रिस्क पे हो, जिनको ख़तरा हो कि ये हो सकता है उनको भी, क्योंकि वो एक्सपोज हैं ऐसे पेशेंट्स के साथ जिनको पहले से ये मतलब है हेपेटाइटिस बी है, तो कहते हैं कि उनको रिकम्बिनेंट DNA जो है वो देना चाहिए। तो ये होता क्या है? कहते हैं कि ये आर्टिफिशियली बनाई जाती है, यानी मसनूई तौर पे बनाई जाती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है, उनको कंबाइन करके। उसके बाद कहते हैं कि नंबर 17 पे कहते हैं कि तमाम इन्फेंट्स, जितने भी जो मदर्स हैं जो हेपेटाइटिस, जो ऐसी मदर्स जो हेपेटाइटिस बी जिनको है, बी पॉजिटिव है, कहते हैं कि HBS जिनका HBS AG जो है वो पॉजिटिव मदर है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी उनका पॉजिटिव है, तो क्या है उनको जो बच्चे हैं उन मदर्स के, उनको भी हमने ये हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो देनी है। तो उसकी डोज कहते हैं कि 0.5 ml IM देते हैं विदिन 12 आवर्स। कितनी? 0.5 ml जो है वो विदिन 12 आवर्स के अंदर हमने उसकी बेबी के बर्थ के बाद 12 घंटे के अंदर जो है वो दे देनी है, अगर किसी मदर का HBS AG जो है वो पॉजिटिव है तो, ठीक है ना। बेबी को भी देना है। कहते हैं कि नेक्स्ट डोज जो है वो भी उसको फिर 1 मंथ के बाद देते हैं, और उस तरह से 6 मंथ के बाद जो है वो एक थर्ड डोज जो होती है वो 6 मंथ की एज पे देते हैं। उसके बाद कहता है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 0.5 ml इज़ आल्सो गिवन IM एट सेपरेट साइट एट द सेम टाइम। कहता है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है वो भी बच्चे को जो है फिर वो भी देनी चाहिए। एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है वो भी करनी चाहिए हेपेटाइटिस बी की। वो भी कैसे है? कहता है कि 0.5 ml जो है वो भी IM देते हैं, और वो सेपरेट साइड पे देते हैं, ना कि उसी जगह पे नहीं, दूसरी मतलब सेपरेट उस जगह से दूसरी जगह से पे देते हैं, उसी जगह पे नहीं देते जिस जगह पे जो पहले वैक्सीन लगाई है। तो इम्यूनाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है। इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन होती है, प्रोसेस होता है कि जो हम वैक्सीन जो है वो देते हैं एक पर्सन को, किससे बचाने के लिए? ऑर्गेनिज़म से, जो ऑर्गेनिज़म जो डिजीज़ से के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो मतलब वैक्सीन हम देते हैं उसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं ना, कि एक प्रोसेस है जिसमें वैक्सीन दी जाती है एक पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक पर्सन को बचाने के लिए। जो किसके बचाने के लिए? डिजीज़ से बचाने के लिए हम जो वैक्सीन देते हैं उसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो कहते हैं कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है वो भी करनी चाहिए। एक तो अगर हम देखते हैं कि मदर को बच्चे को है मतलब मदर पॉजिटिव है, हमने मदर को वैक्सीन दी है, तो क्या है कि वो थ्रू प्लेसेंटा
मदर से बेबी को जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया कि ये तो, या फिर अगर ब्रेस्ट फीडिंग से कर रहा है बेबी तो वो मदर को मिल रही है वैक्सीन, तो वो थ्रू ब्रेस्ट मिल्क मदर से बेबी को जाएगी। लेकिन कहता है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है वो भी देनी चाहिए। एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है वो हम वैक्सीन के सूरत में देते हैं, जो क्या करती है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, स्टिमुलेट करती है इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करती है, जो एंटीबॉडी यानी हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको जाके हम वो वैक्सीन जो है वो खुद लगाते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो कहते हैं कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है वो होनी चाहिए, एक्टिव इम्यूनाइजेशन करनी चाहिए बच्चे की, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि ताकि बेबी जो है वो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से बच सके, हेपेटाइटिस बी से बच सके, ठीक है, बच सके, प्रिवेंट हो सके। उसके बाद कहता है कि कम्प्लिकेशन से को भी हमें कम करना चाहिए, कम्प्लिकेशन से भी हमें करेक्ट करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसमें कम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। कम्प्लिकेशन कौन सी होती हैं? हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है और कैलीमिया हो सकता है। हाइपोक्लेमिया क्या होता है? हाइपोक्लेमिया होता है पोटेशियम की कमी होती है, हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है ग्लूकोज की कमी हो जाती है, और हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है? कैल्शियम की कमी हो जाती है, यानी हाइपो का मीन होता है कम हो जाना। तो कैलीमिया जो है वो पोटेशियम की कमी है, ग्लाइसीमिया ग्लूकोज की कमी हो जाती है, और कैल्सीमिया क्या है? कैल्शियम की कमी हो जाती। तो अगर मतलब हमें उसके लिए कहते हैं कि रेगुलर ब्लड चेक करवाने चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए, और हम टेस्ट करवाते हैं उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है इसमें से कोई भी हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया जो है वो आता है, तो क्या है हमें उसको करेक्ट करना चाहिए। मतलब बच्चे को वो चीज़ें जो हैं वो लगानी चाहिए, कैल्शियम जो है वो, पोटेशियम है वो, ग्लूकोज जो है वो लगाना चाहिए अगर इनमें से कोई भी कमी हो जाती है। पोटेशियम के भी इंजेक्शन होते हैं, कैल्शियम के भी, और ये हाइपोग्लाइसीमिया को करेक्ट करने के लिए जैसे 10% ग्लूकोज, 25% ग्लूकोज के भी होते हैं। तो ये जो है उसको करेक्ट करने के लिए लगाना चाहिए। कहते हैं कि इसके लिए हमें पहले तो चेकअप करना चाहिए, बच्चे के ब्लड टेस्ट जो हैं वो करते रहना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि उस तरह की कोई कमी मतलब कोई कम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही। उसके बाद कहता है कि ड्यूरिंग लेबर हेपेटोटॉक्सिक ड्रग जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग जो हैं कहते हैं कि वो अवॉइड करनी चाहिए। और सेडेशन के लिए हमें क्या है कि लो डोज जो है ना, सेडेशन के लिए हमें लो डोज पैराल्डिहाइड जो है वो दे देनी चाहिए। लो डोज में, बहुत ही लो डोज जो जिसकी हो वो मेडिसिन जो है वो यूज़ करनी चाहिए। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, वो नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो आज का ये था हमारा था नर्सिंग मैनेजमेंट वायरल हेपेटाइटिस की, कि वायरल हेपेटाइटिस जो है उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो क्या है।